रेसिडेंसी। ये रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ हाँ, ये सब भी अभी तक लोग किया नहीं मांगते है हैं तूने? बट किया है, बट ये सब भी लोग मांगते हैं एक बार लास्ट रिवीजन दे दो ना साहिल भाई करके। एक बंदा मेरा आया था, वो मेरे से साहिल। मांग रहा था। हम्म। चलिए करना है। हम्म। इधर से स्टार्ट करते हैं सीधा, रेमिटेंस बेसिस चलेगा, चालू कर फॉर सकते हैं। ओवरसीज इनकम। हम्म। फिर मैं आया। सो यस। कर स्टार्ट कर, मैं हूँ, सुन रहा अपने हूँ। को पहले बोला है, under the remittance basis only the overseas income brought to the UK will be taxed, whereas under arising basis all overseas income will be taxed. Where more detail of the term remittance includes bringing overseas income directly to the UK with some exceptions, using overseas income to settle debts in the UK, using overseas income to purchase goods and services which are subsequently brought into the UK with some exceptions. With some हम्म exceptions, सब नीचे cover होगा. हम्म। You are expected to know this level of detail. You're not expected. भाई अपने को ये है रेसिडेंट एंड नॉन यूके डोमिसाइल के लिए, सिर्फ ये बराबर। इनकम के लिए, गेन्स के लिए बाद में हम्म आता है। इनकम का हम्म बहुत बेसिक है, अगर तू रेसिडेंट है नॉट डोमिसाइल्ड है, तेरे को यूके इनकम पे तो अराइजिंग बेसिस में सब कुछ यही है, टैक्सेबल ही है। हम्म बस ओवरसीज इनकम के लिए तेरे को देखना पड़ता है, ये सेम लिमिट है गेन्स के लिए भी। अगर लेस देन 2000 होगा तो रेमिटेंस बेसिस ऑटोमेटिक रहता है, बट इसमें तेरे को पीए अवेलेबल रहता है, तेरा पीए लॉस नहीं होता रेमिटेंस हम्म बेसिस होके भी। हम्म एंड देन अबाउट 2000 होगा या इक्वल टू 2000 होगा तो अराइजिंग बेसिस ऑटोमेटिक होता है यूजुअली, जिसमें तेरे को पीए मिलता है। बट तू रेमिटेंस बेसिस के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो तेरे को एवरी ईयर करना पड़ेगा। हम्म। ये सब मैंने और क्लास ये के टाइम लिखा था, ये सब पता नहीं तेरा था सब। एक्चुअली, और ये सब एक्चुअली तेरा अनलिमिटेड के ऊपर रहता है। अपने को लगता है कि अपन रेमिट कितना कर रहे हो उसके बेसिस पे है, ये उसके बेसिस पे नहीं है, अपन कितना अनरेमिट कर रहे हैं उसके बेसिस पे है। हम्म। ऐसा है। एंड देन वो ही जो, अगर जो रेमिटेंस बेसिस लिया तो तेरे को एक चार्ज बैठेगा। हम्म। हाँ, और जो रेमिटेंस बेसिस पे तू जो भी इनकम ला रहा है ओवरसीज से, वो सारे का सारा एनएसआई में ही जाएगा। ओ, ओके। राइट, हाँ, राइट 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 ये राइट, इम्पोर्टेंट ये है। किया था, ये किया था, ये किया था, यस। याद आया। अभी रेमिटेंस बेसिस चार्ज वाला ये जो अपने को एग्जाम में दिया रहेगा चार्ट, अगर तू पिछले 9 साल में से 7 साल रेसिडेंस है तो 30,000। और बस हाँ, ये देखना था अपने को, द रेमिटेंस बेसिस चार्ज इंक्रीज लॉन्ग टर्म deliberately using the remittance basis rules or to avoid paying UK income tax. The RBC is an additional charge that is added to individual's income tax liability. ये चार्ज कौन, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे अपन पे करते हैं ना, मतलब एक पर्टिकुलर इनकम पे अपन ये चार्ज पे करते हैं ना? कैसा था ये नहीं कंसेप्ट? नहीं, बेसिकली वही है कि बेसिकली जो तेरे लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स है, ठीक है। अब जो ये तेरे लॉन्ग टर्म हम्म रेसिडेंट्स है, वो लोग अगर बाहर जाए, मतलब बाहर गए और बाहर से अगर यहाँ पे इंडिया में मतलब पैसे भेज रहे हैं, तो यूके में अगर वो पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी वो लोग बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स थे और वो उन्होंने इतने ज्यादा मतलब वो समय हमारे यूके में बिताया है, अब क्योंकि तुम लोग इतना सारा हम्म पैसे हमारे कंट्री में भेज रहे हो, तो सी क्या है पता है क्या, मैंने इसका लॉजिक ये मतलब ये बताया था आई थिंक लास्ट टाइम भी, कि गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पैसे हो जाए। अगर तूने जर्मनी में पैसे कमाए हैं तो वो पैसे मतलब जर्मनी के बैंक अकाउंट में, जर्मन मतलब वो यूरोज में आए हैं। लेकिन तू अगर तेरे पेरेंट्स को यहाँ पे वो मतलब पैसे भेज रहा है, तो मतलब तू बाहर से पैसे कमा के तू यहाँ पे भेज रहा है। अब अगर ज्यादा पैसे यहाँ पे आ रहे हैं हम्म तो फिर लोगों के पास मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन होगा ना, बिकॉज कंज्यूमर विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, ऐसा। ओके तो गवर्नमेंट ओके। ये नहीं चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट तेरे को हम्म एडिशनल चार्ज लगाता है 30,000 60,000 का, जो तू ओ पैसा बाहर से यहाँ पे लेके आ रहा है उसके ऊपर, ऐसा। हम्म हम्म हम्म, ठीक है।
तो भाई ये ठीक है, अपने एग्जाम पर्पस के लिए तो बेसिक ही रहेगा एकदम, हाँ बेसिक ही है जो ये टेबल सीन। में दिया रहेगा वही। However, note that RBC aims to penalize long-term UK residents who are not UK एग्जैक्ट। domiciled. बराबर। अच्छा, नॉन बाकी तो पढ़ डोमिसाइल लेते हैं। रेसिडेंट 7 आउट ऑफ। वो पढ़ना था। हाँ थोड़ा रुकना। यूके रेसिडेंट इन द करंट ईयर has been UK resident in the 7 out of 9 years has unlimited income हाँ ये देख has unremitted income and gains more than 2000 and elects for remittance basis charge तो वो एक है ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। DTR, as explained in Section 3, individual who is a resident and domiciled or deemed domiciled in the UK, taxed in the UK, taxed in the UK on worldwide income, UK and overseas income, resident in the UK but non-UK domiciled, taxed in the UK on the overseas income on either arising or remittance basis. ये कंक्लूजन है अपना उसके ऊपर अभी। however in addition the overseas income may also be subject to income tax overseas to avoid a DTR, double charge to tax, DTR relief is available. So DTR is हम्म given in one of the three ways under a DTR treaty agreement as a tax credit relief, as an expense relief, only applicable where the individual has losses and unilateral relief is not available. हम्म तो ये तीन है बेसिकली, बट ये थर्ड वाला ज्यादा यूज नहीं होता है, फर्स्ट एंड टू ही होता है। हम्म However, in the computation examination question, unilateral relief is to be applied. This is because expenses relief is not examinable, and detailed knowledge of specific DTR agreements will not be examined. You should have an awareness of standard treaty clauses and the importance of bilateral DTR agreements in practice. But you will not be expected to apply treaty सो provisions in the बेसिकली exam. डीटीआर इससे भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है लेकिन इसलिए वो लोग Hmm. बोल रहे हैं कि यूनिलैटरल रिलीफ ही तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस है लेकिन वो लोग पूछ मतलब वो बोलते हैं कि भाई डीटीआर अवेलेबल नहीं है तो वो वाली यूनिलैटरल रिलीफ लगाना है ऐसा। Hmm. ठीक है। Further details ठीक है। of the principles behind DTR treaty agreements are given in the supplementary reading. In addition, as treaties are more relevant in the examination in a corporate scenario, more detail concerning standard treaty clauses is given in Chapter 5. So DTR treaties के अपने बारे में ये बोला है, many tax treaties are based on OECD, that is Organization for Economic Cooperative and Development. ये अपन ने कोई आंसर में पढ़ा है क्या ये सेम थियरी? नहीं आई थिंक ये जब अपन वो कल कर रहे थे ना एक चैप्टर उसमें भी ये आया था ओईसीडी। उधर उधर भी अपने सेम बोला कि ठीक है। छोड़ छोड़ स्किप कर करके तो अपन आगे चले गए थे। इधर भी मैं बोलता हूँ सेम ही करते हैं क्या है ये सब थोड़ी करना है भाई लेकिन ये यही आया था भाई मैंने ये सेम चीज की थी भाई इमेजिन एंड फाइनेंस में नहीं नहीं भाई एक बार पढ़ लेगा थोड़ा सा रुक जा। मॉडल एंड टिपिकल Organization for Economic Cooperation and Development model and OECD model and typically have the following features. The two countries usually agree reciprocal arrangements to example. अच्छा हाँ, ये अपन ने पढ़ा था, मेरे को याद आ गया। OECD मॉडल में क्या बोलता है कि आइदर तू DTR रिलीफ कैसे दे सकता है, तू आइदर पूरा का पूरा उसके इनकम को एग्जाम कर सकता है, या तू एक रिड्यूस रेट पे दे सकता है, या फिर तेरे को वो जितना तूने वहां पे टैक्स भरा है उतना तेरे को यहाँ पे उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो टू countries usually agree the reciprocal arrangement to exempt certain types of income tax and so that there is no double taxation relief and allow unilateral relief as a tax credit for the UK income tax liability for the still tax paid बराबर है under relief under the terms of the treaty is the usual mention of relief in practice the UK has over 100 DTR treaties with different countries okay ठीक है समझा समझा। ये अपन ने किया था Where there राइट is राइट no राइट। DTR agreement, DTR is normally डिटेल allowed नॉर्मली as a अलग। tax credit deduction against the UK tax rate. ठीक क्या है। फालतू लाइन दिख रही है ना मतलब तू अगर इसे ऐसा प्लेनली तू अगर देखने को जाएगा देयर इज नो डीटीआर ट्रीटी एग्रीमेंट डीटीआर इज नॉर्मली अलाउड एज अ टैक्स डिडक्शन। श्योर भाई। है ना भाई।
Deduct from individual's income tax liability lower of overseas tax deferred or UK income tax on the sources of the overseas income. UK income tax attributable to a source of overseas income, which is equal to the reduction in the total income tax liability that would arise if that source of overseas income is excluded from the taxable income. हम्म। बराबर। Ah. To calculate UK income tax on the income, always treat overseas income as the top slice of the income type. Calculate the total income tax including the that source of the overseas income. Calculate total income tax including that source of overseas income. Okay, calculate total income tax without that source of हाँ तो प्रोसेस मतलब स्टेप्स बताया कैसे करना है फिर डिफरेंस इज इक्वल टू द यूके income tax on that source. हम्म। If more than the source of the overseas income, need separate DTR calculation for each source of the overseas income. Take out the source with the highest rate of the overseas tax first. Take out the source of the highest rate. सबसे highest जिसका आएगा उसको पहले निकालना है. हम्म। जैसे बेसिकली ये पॉइंट का वैसे कोई खासा मतलब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस ये हम्म. बोलना चाहते हैं कि अगर तूने सपोज कर कि बाहर की कंट्री में डिविडेंड का 8% है और सेविंग्स इनकम का 14% है, तो तू तेरे कंपटीशन में सबसे पहले सेविंग्स को निकाल ले, बाद में डिविडेंड। बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा सेंस हम्म. बनता है, मतलब क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है इसके लिए। हम्म. पर वापस अभी यहाँ पे आया कैसे आ गए, ये मेन. अपन ने किया था ना। ना, दिस इज फॉर कैपिटल गेन्स नाउ. तो ऊपर हमने क्या देखा था। इनकम टैक्स करो. तो सेम ही तो है ना दोनों का, कि नहीं अलग है। नो, मतलब सेम, ओके। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. बस इसमें एईए के वगैरह थोड़े इम्प्लीकेशंस है. ठीक है। ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है ऐसे देखने गया तो. हाँ वही। हम्म. अभी रेसिडेंट इन यूके नो. हाँ, इसमें ये भी आता है भाई, रेसिडेंट इन यूके नो और यस वाला, क्योंकि वो वाला पार्ट आ जाता है ना, टेम्पररी नॉन नॉन टेम्पररी रेसिडेंट. ओके 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 ओके। रेसिडेंट इन द हम्म. यूके नो, ऑल गेन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीटी बोथ ओवरसीज एंड यूके गेन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, ट्रेडिंग एसेट्स इन यूके। ओके, मतलब शेयर्स वगैरह, टेम्पररी एब्सेंस अब्रॉड, हम्म. यूके प्रॉपर्टी। ट्रेडिंग एसेट्स इन यूके भी टेम्पररी एब्सेंस एग्जेम्प्ट है, वाला. ये पता नहीं था मेरे को। टेम्पररी एब्सेंस अब्रॉड नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है. एग्जेम्प्ट नहीं है, इस पे भरना है टैक्स तेरे को यूके एक्सेप्ट। में. वही वही मैं एक्सेप्शन है बोल रहा वो. हूँ, बोथ ओवरसीज एंड यूके गेन्स आर टैक्सेबल। मतलब बेसिकली देख कैसा है। हम्म. सुन सुन, रेसिडेंट इन इन यूके नो, तो फिर तेरे को सीजीटी कुछ भी नहीं है। बोथ ओवरसीज एंड यूके गेन्स पे हम्म. कुछ नहीं है, लेकिन एग्जेम्पशन क्या है, ट्रेडिंग एसेट्स जिसके ऊपर तेरे को यहाँ पे टैक्स भरना है, यूके प्रॉपर्टी जिसके ऊपर तेरे को यहाँ पे टैक्स भरना है, और वो टैक्स भरना है. टेम्पररी एब्सेंस अब्रॉड। मेरे को शेयर्स का पता नहीं था, वो ट्रेडिंग एसेट्स जो लिखे हैं वहां पे, बाकी का हाँ. पता था। तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ. अभी यूके भाई मेरे को लिजिट डोमिसाइल लगता था, मतलब यस भाई है, मैं और मजाक भी फिर नहीं कर यूके रहा हूँ, डोमिसाइल. मेरे को लिजिट ऐसा लगता था कि ये जो चार्ट है ये सिर्फ एक ही है। समझा तू, लाइक जाकर मेरे को जेन्युइनली ऐसा नहीं पता था कि बोल कैपिटल बोल. गेन्स का और इनकम टैक्स का वो 2000 के ऊपर और मतलब वो नीचे का दो अलग अलग चार्ट्स है। यही। मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज सुबह तक सच में नहीं पता था. अभी ठीक है। यूके यूके रेसिडेंट है एंड यूके डोमिसाइल भी है, तो टैक्सेबल ऑन वर्ल्ड वाइड गेन्स ओवरसीज इनकम डीटीआर अवेलेबल होगा. खत्म बात. अभी डोमिसाइल नहीं है तो मेन मुद्दा आता है. यूके गेन्स टैक्सेबल. हम्म। हाँ, ओवरसीज गेन्स टैक्सेबल बट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ अनरेमिटेड ओवरसीज इनकम एंड गेन्स. तो तेरा अनरेमिटेड अनरेमिटेड इफ लेस देन 2000 है, तो रेमिटेंस बेसिस ऑटोमेटिक लग जाता है. इसमें भी एई अवेलेबल, जैसे वो ऊपर पीए अवेलेबल था वो. और ओवरसीज लॉस अलाउेबल एंड डीटीआर भी. अगर 2000 के ऊपर है देन अराइजिंग बेसिस पे जाता है.
ऑटो अराइजिंग बेसिस पे जाता है ऑटोमेटिक, ये अवेलेबल होगा, ओवरसीज लॉसेस अवेलेबल होगा, बट रेमिटेंस बेसिस के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। हाँ सॉरी। तो अराइजिंग बेसिस पे ऑटोमेटिक है, ये अवेलेबल है, ओवरसीज लॉसेस अवेलेबल, एंड देन रेमिटेंस बेसिस के लिए एक तो इलेक्शन बनाना पड़ेगा एवरी ईयर, बोथ इनकम एंड सीजीटी के लिए, एंड देन नो ये निकल जाएगा, आरबीसी का चार्ज भी लगेगा, और आरबीसी अप्लाइज on the gains tax 20, आरबीसी applies on the gains tax 20% regardless of the income। ये क्या है, ये क्या पॉइंट है? if आरबीसी applies gains tax at 20% or 24% regardless आरबीसी of मतलब income। अगर तेरे को मतलब वो रेमिटेंस बेसिस चार्ज हो रहा है, तो अब तेरे को जस्ट हम्म बिकॉज तेरे को रेमिटेंस बेसिस चार्ज हो रहा है, अब तेरे को तेरा हायर रेट में ही भरना है टैक्स। समझा? लाइक तू, ओके हाँ, बराबर, अब हाँ। क्योंकि तू लॉन्ग टर्म रेसिडेंट है वैसे वैसे ऐसा, तो इसलिए वो लोग हायर रेट में ही भरना है, बेसिक बैंड के रेट पे नहीं भरना। ओके, और इसको भी डीटीआर अवेलेबल होगा। इफ रेमिटेंस बेसिस applies are overseas losses available is equal to depends if you make election, हाँ ये मेन है। ओवरसीज अभी तू पी पी के लिए ये कर लिया, इररिवोकेबल ये बना लिया, क्या रहता वो, अगर तेरे इसका पी पी का तूने पी, इलेक्शन बना लिया कि तू उसके हाँ हाँ, तो उसके लॉसेस। प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों नहीं क्लेम अच्छा कर ये वो सकता। है, ओके। हाँ ये वो है, ओके ओके ओके, मतलब वैसा हम्म। ही है, नॉट वही बट वैसा ही है ये। यस वैसा ठीक ही है। है ऑलमोस्ट। if you make election binding irrevocable overseas losses allowable now and forever, but subjected to complicated matching rules not examinable। ये आने दे भाई, no भाई, election overseas हाँ वैसा इसमें losses और है not भाई। available। है ना भाई? Note, the remittance basis will still be automatically available for deemed domiciled individuals if their unremitted overseas income and gains are under £2,000। The individual will need to consider the remittance basis election each year separately as a large overseas gain in a year may yeah, the individual will need to consider the remittance basis election each year separately as a large overseas gain in a year may make the remittance basis claim worthwhile in that year but not in others. But हम्म remember the election applies to both income and gains in that year। ठीक है। A capital loss election is a one-off election that had to be made if the that had to be made the first time the individual elected for remittance basis to apply whether or not the taxpayer had any capital losses at that time. If the election is not made, then foreign capital losses may not be used, whilst the individual is still not UK domicile। Hmm. वही बोल रहे हैं, as the capital loss election is binding and the remittance basis election will probably have been claimed in the past by the taxpayer, in the examination question you need to find out whether or not the capital election was made at that time। ठीक है, लॉस के लिए इलेक्शन बनाए कि नहीं वो देखना पड़ेगा if you have to claim losses। क्योंकि जब तेरा फर्स्ट टाइम तो रेमिटेंस बेसिस के लिए अप्लाई करता है, तब भी तेरे को डिसाइड करना है तेरे को लॉसेस के लिए भी इलेक्शन बनाना है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है उन्होंने। हम्म। So where the proceeds from the sale of an overseas capital asset are remitted to the UK, that the amount of capital gain is deemed to be remitted first, not a proportion of the gain। Hmm. ठीक है। Exception to the exemption from CGT for non-UK resident. All gains, both UK and overseas gains of an individual who is NR, that is non-resident in the UK, are exempt except in the three key circumstances. In the rare situation where the individual operates a trade, a profession, or vocation through a permanent establishment,
in the UK and disposes of an asset from the business, where the हम्म temporary absence abroad where the temporary absence abroad conditions are satisfied, where the individual disposes of a UK property. तो ये अभी तीन इसके कंडीशंस तीन ही होते हैं। टॉपिक बाकी रह गए। हम्म हम्म जैसे DTR in capital tax, capital gains tax. Resident in the UK and is domiciled or deemed domiciled in the UK, tax in the UK, tax in the UK on worldwide gains. Resident in the UK but not non-UK domicile, tax in the UK for on the overseas gains on either arising or remittance basis. Double DTR is available under a bilateral double taxation treaty agreement between the UK and the overseas country, unilateral as a tax credit relief. Double taxation relief, overseas capital, अच्छा कैसे करना है वो? Basic, when calculating the UK tax and overseas gains, the EA is allocated against the UK gains cost. The हम्म overseas gains are treated as the top slice of the taxable gains, giving the highest UK tax possible and maximizing the DTR. हम्म Hmm. टॉप स्लाइस में खाली उस चीज को डालना है ना अब Interesting. अपने को। तो बेसिकली अपने को Hmm. 24 और 20% से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। With temporary absence abroad. Uh, आ गया ये। As the income tax. Huh? ये अभी बड़ा तो याद Hmm. रखना है ना अभी। As चल। for income tax for capital, as for income tax for capital gains tax, an individual's tax status normally applies for a whole year, for whole tax years. However, the split year basis applies to capital gains tax in the same way as income tax. For periods where an individual is not UK resident, the individual is effectively exempt from UK CGT on worldwide gains, UK and overseas. Not every, na. UK भी डाले उन्होंने. Apart from some exceptions, yes. However, to counter abuse of these rules, special rules apply for temporary absence abroad. Special rules में क्या है? When an individual returns to the UK after a period of temporary non-UK residence, the individual will be charged to tax on gains arising in that period of temporary non-UK resident. That is, the exemption from CGT does not apply if हम्म conditions are satisfied. The definition of temporary non-UK resident: an individual will be regarded as temporary non-UK resident if in four or more of the 7 tax years immediately preceding the tax year of departure, the individual was UK resident. Four of the previous तो 7 tax years. सबसे पहले तो हमें वो रेसिडेंट है ये प्रूव करना है। ठीक है। Hmm. तो अगर हम टेम्पररी नॉन यूके अगर वो रेसिडेंसी होने वाली है तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये कंडीशन देनी है कि यू वर रेसिडेंट इन द प्रीवियस 4 आउट ऑफ द 7 टैक्स ईयर्स। ठीक है। 7 tax ये years. बता देंगे। Yes. और उसके बाद and the period of non-UK residence is 5 years or less. बेसिकली तू जाने के बाद 5 साल के अंदर वापस आ रहा है। वापस आ रहा ठीक है. है। The way in which the capital gains are taxed are as follows. Individual leaving the UK for a period of temporary absence. Period whilst abroad, no CGT. On re-entry into the UK, return within 5 years, return after 5 years. So liable on disposal of all assets whilst abroad if the asset was owned before leaving the UK. Disposal after the date of return. Liable on the disposal after the date of return only. ओ हम्म इसमें भी लायबल है डिस्पोजल आफ्टर, हाँ ऑफ कोर्स यूके में आके तो डिस्पोज ऑफ कर रहा है. और यहाँ पे नो सीजीटी ऑन डिस्पोजल वाइल्स अब्रॉड. मतलब अगर तू आगे एक बार ऊपर ले, सॉरी सॉरी, एक बार ऊपर ले। बेसिक है बेसिक.
ठीक है, चलेगा चलेगा। बोल। चल, बेसिक है। नहीं, मेरा ध्यान नहीं था रे, जब तू बोला था इसलिए आई वाज लाइक कि अरे रुक जाओ, ऊपर ले ले करके ऐसा। हम्म। एक सेकंड। आराम से। सो ये टेम्पररी नॉन यूके रेसिडेंट वाला सीन तो सिर्फ कैपिटल गेन्स के लिए है, बट क्योंकि इनकम टैक्स के लिए अपना इनकम, नॉर्मल इनकम के लिए तो ये है, स्प्लिट ईयर अरे बेसिस पर है। तू खुद सोच ना, हाँ बराबर। बराबर, क्योंकि तू खुद हम्म। सोचेगा तो फिर तू इनकम बाहर जाके कमाएगा, तो तो फिर वो वहां की इनकम हो गई ना। वेरएज अगर तू वही। कैपिटल एसेट के बारे में सोचेगा तो एसेट तो यूके में ही रहेगा, खाली खाली तू बाहर जा रहा है हम्म। ऐसा। वो स्प्लिट ईयर यस। बेसिस भी ट्राई तो करना तो है मेरे को भी, स्प्लिट ईयर बेसिस। किया नहीं क्या बहुत ट्राई टाइम करना से है? भाई। किया नहीं है भाई स्प्लिट ईयर बेसिस, बिल्कुल भी मैंने देखा ही नहीं है मैंने, सर के पढ़ाने के बाद। हम्म। नोट्स बना रहा है क्या? हाँ, ये लिख रहा हूँ बस। You just जल्दी scroll out of- लिख दे लिख दे। श्रेया और ये लोग का पेपर कब है? 3 को ही। 3 तारीख को ही? हम्म। अच्छा, चलो सही। हाँ ना, एक्चुअली पीएम और एटीएक्स कैसे एक साथ है, मेरे को भी नहीं समझा। चलो। हम्म। डिस्पोजल आफ्टर द डेट ऑफ रिटर्न भी है। चले। हम्म। टैक्स ईयर ऑफ डिपार्चर, डिस्पोजल्स बिफोर। अच्छा, वो सब नहीं पढ़ना था क्या? नहीं मतलब नहीं, वही ये तो पढ़ने का सम था। था। अच्छा, वो सम था, ओके। ओ। माय बैड माय बैड। हम्म। ये लास्ट टॉपिक है अपना, नॉन यूके ठीक रेसिडेंट्स है। एंड यूके प्रॉपर्टी डिस्पोजल। हम्म। मतलब नाइस। तू है नॉन यूके रेसिडेंट और तेरा प्रॉपर्टी था यूके में, तो उसको अभी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो उस पे सीजीटी का क्या? So, ठीक है। non-UK residents are normally exempt from CGT on all asset disposals. However, non-UK residents, individuals, and companies disposing of UK property may be liable to CGT or corporation tax, subject to special rules. यहाँ पे ऐसा ऑल डालने की क्या तुम लोग को मस्ती आ रही है? कोई बंदा एक फर्स्ट लाइन पढ़ के, हाँ सिर्फ भाई। फर्स्ट लाइन पढ़ के गया एग्जाम में, क्यों भाई मस्ती करनी है? तो बेसिकली लोग क्या बोलना चाहते हैं बेसिकली। वहां पे कि नॉन यूके रेसिडेंट कंपनी जो खाली यूके प्रॉपर्टी अगर वो लोग ने खरीद के बेचा है तो हाँ। वो टैक्सेबल है ना? यस यस। So the ACC has stated that they will only examine these special rules in the context of the non-UK resident individual, not company. Lovely. So non-UK resident individuals are subject to CGT, disposal of UK residential property of after 5th April. Okay, 2015. ये अपने को PRR के लिए भी आता है ना? आज ही पढ़ा था। तो ये बेसिकली वेट है उन्होंने वेट वहां है। पे पीआरआर में दिया था, लेकिन उन्होंने दिया था कि हम्म। पीआरआर में इसका चैप्टर 20 में ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी ऐसा करके। ठीक है। ओके। तो जो तो डिस्पोजल रेसिडेंशियल, तो ऑफ। बेसिकली जो डिस्पोजल ऑफ यूके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी
अभी सपोज कर कि तू नॉन मतलब ये तू खाली नॉन रेसिडेंट के लिए ही है, ठीक है। जो बंदा नॉन हम्म। रेसिडेंट है ना, द पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट, अगर उसने यूके में कोई प्रॉपर्टी ली हुई है और वो अगर वो बेच रहा है, तो फिर वो 2015 के बाद की ही होनी चाहिए, ऐसा। हम्म। ये तो फिर अगर एक तू लॉजिक से भी मतलब मतलब कुछ तो ऐसा सोचेगा, तो अगर तू ये सोचेगा तो जो बंदा 2015 के पहले की भी प्रॉपर्टी होल्ड ऑन करके बैठा है, बराबर है, बे तो वो हम्म, बंदे के पास कुछ तो रीजन होगा कि लाइक उसने वो चीज मतलब वो रेंट पे चढ़ाई होगी वगैरह। कोई 10 साल बस ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करके नहीं बैठ जाएगा ना, कि उसका तेरे को मेंटेनेंस वगैरह तो बराबर। कुछ तो देना ही पड़ता होगा, ऐसा। और डिस्पोजल ऑफ नॉन यूके मतलब वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग शॉट है, कि जो नॉन यूके रेसिडेंशियल है, वो लोग नॉन मतलब वो रेसिडेंट प्रॉपर्टी के ऊपर तेरे को टैक्स लग रहा है, ऐसा। हाँ। कैसे कि हम्म। मैं एग्जाम्पल नहीं दे नॉन सकता। रेसिडेंशियल माने कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओ, ओके, राइट राइट राइट। हाँ, फिर ये लॉन्ग शॉट नहीं है, राइट, सॉरी, सॉरी, मैं यस। सॉरी बोलने वाला था। एंड दिस इज 2019 के बाद। अच्छा, तूने रोक दिया भाई, मैं कुछ बहुत ही गंदा एग्जांपल देने वाला था। सॉरी, थैंक यू। चल। Yes. So disposal of UK residential property. The disposal of UK residential property by non-UK resident individual is a chargeable disposal, and liability to CGT will arise, but only gains accruing after 5th April 2015, to the extent that they are covered by reliefs, example PRR, rollover, gift holdover, or the AEA. ओ, हम्म। अच्छा यूके रेसिडेंट का बोल रहे हैं ना, वही बोला भाई। नॉन यूके वालों को भी कैसे मिल रहा है? ना, नहीं नहीं नहीं, तो क्योंकि एनी खाली यूके वालों के taxable लिए। gain, हाँ, so any taxable gain will be taxed accordingly to the level of the individual's UK taxable income, and consequential remaining basic rate band in the normal way. बचा कुछ। मुझे ऐसे। लगता है, क्या लग रहा है कि तेरे को ये लैपटॉप से बहुत ही मतलब मेरी आवाज डिलेड आती है, क्योंकि अपना बहुत बार ऐसा क्लैश हो रहा है। तू 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 चालू कर देता और फिर मेरी आवाज तेरे को आती है। कुछ तो सीन है ये यस लैपटॉप यस, का। ये लैपटॉप से होता है तेरा। हाँ। राइट। क्लैश होता है ज्यादा। वो पूरा लैपटॉप से नहीं हो रहा था। आगे। Calculation of the gains or losses. If the UK residential property is purchased after 5th April 2015, the gain or losses before considering reliefs is calculated in the normal way. In the ATX exam, you will only have to deal with the UK property acquired after 15th. ओ, Thank you. चलो, नाइस, तो मतलब ये The pro- सोचने की जरूरत नहीं है। hmm. नाइस। If the property was purchased before 2015, special rules apply, but these are not lovely. अच्छा, ओके, मतलब स्पेशल रूल्स तो एप्लीकेबल है उसके लिए। मुझे लगा था कि वो है ही नहीं, कि लाइक कोई बंदा होल्ड करेगा ही नहीं नहीं इतने नहीं 10 साल है तक, ना। ऐसा मुझे लगा था। कुछ तो रहेगा, लेकिन हमारी औकात नहीं है वो चीज पढ़ने की, ऐसा बोलना चाहते हैं तो। ठीक है भाई। Yes. Disposal of UK non-residential property. So from 5th April 2019, non-UK residential individuals are also subject to CGT on disposal of UK non-residential property. The purpose of the new rule is to align the UK with other countries and remove the on remove the advantage non-UK resident individuals previously had over UK resident individuals. साले जलते हैं साले। क्या क्या मतलब, मैं नहीं मेथड्स समझा ऑफ था वो लाइन, क्या था कैलकुलेटिंग। वो लाइन का मतलब। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम 2019, मतलब 2019 के बाद नॉन नॉन यूके रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है ना, वो लोग को भी सीजीटी डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल पे सीजीटी भरना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली यूके विद इन जो यूके के कंट्रीज, मतलब जो यूके के रेसिडेंट है वो लोग को टैक्स भरना पड़ रहा है, और नॉन यूके रेसिडेंट वालों को कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा था, ऐसा हो रहा था। ओके, And remove the ओके, advantage of non-UK resident individuals previously had over UK individuals. ओके। ये वो वेल्स वगैरह की बात तो कर रहे उसके होंगे, पहले तो वेल्स, मतलब तू स्कॉटलैंड।
क्या पता, हाँ मोस्टली, क्योंकि तू देखने जाएगा तो वैसे तो मतलब 2019 के पहले तू कुछ भी प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, या 2015 कमर्शियल प्रॉपर्टी, और 2015 के पहले तो कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तेरे को कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ रहा था यूके में। हम्म। अभी भरो भाई। ठीक है। Methods of calculating the gain or loss. If the UK property was purchased after 5th of April 19, the gain or loss before considering release is calculated in the normal way. If the asset was purchased before 5th of April 19, there are two methods of calculating gain accruing since 5th of April 19 before consideration of the release. Rebasing the cost to market value at 5th of April 19 automatic. Oh, okay. मतलब this is as good as वो अपना वो indexation. Electing for the whole gain or loss, ignoring rebasing, using the original cost. क्यों कोई ऐसा करेगा? ठीक है। ठीक है। ignoring rebasing, मार्केट बेसिक। ignoring rebasing and using original cost. rebasing तो ऑब्वियसली करेगा ना भाई। रीबेसिंग से वैल्यू गिरती थोड़ी है, रीबेसिंग से तो तेरा कॉस्ट बढ़ेगा मोस्टली। बढ़ेगा। ठीक है। कोई ना। कुछ है और? अरे, भूल गया मैं रुका हूँ, तू स्क्रॉल करेगा। नहीं नहीं। इंट्रोडक्शन